ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को राकेश परमार का जय श्री राम। मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं भारत के उन रणबांकुरों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में आज के दिन हमें विजय दिलाया, देश दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उन सभी सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे देश भर के तमाम वो सिपाही, चाहे वो सैनिक बल में हो, अर्धसैनिक बल में हो, राज्य सेवा बल में हो, सशस्त्र सेवा बल में हो, मतलब किसी भी रूप में जिनको हमारे प्राणों की रक्षा, हमारे आन बान शान स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने इस अपने कर्तव्य परायणता में अपनी सर्वोच्च बलिदान मतलब अपने प्राणों की आहुति दिया है, वो सब के सब आदर के योग हैं, सम्मान के योग हैं, पूजा के योग हैं और हम उन सबको सादर प्रणाम करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर उनके सामने नतमस्तक हैं, शीश झुकाते हैं, उनके कृति को याद करते हैं, उनकी अमर कृति के सामने नतमस्तक हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई भी आदमी चाहे वो हमारा सिपाही क्यों न हो, उसे अपना सर्वोच्च बलिदान देने की आवश्यकता ना पड़े, देश में शांति शांति हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है। हम पूरे विश्व को एक संसार मानते हैं और अपने ही परिवार में, एक ही परिवार में, संसार भर के परिवार में अगर किसी की कोई क्षति होती है तो वो हमारा अपना क्षति है। यही हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने हमको यही सिखाया है। तो किसी तरह की क्षति किसी को ना हो, किसी को अपने प्राणों की आहुति ना देने पड़े, यही दुआ करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप उनको अपने श्री चरणों में ही स्थान दिए होंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा पुनीत काम किया है। आपके उन पराक्रम को पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, आपके सामने नतमस्तक है, आपको सादर प्रणाम। मित्रों, आज का स्लोगन है जय जवान, जय किसान और जय संविधान। मोदी जी ने हालांकि कहा था कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो विज्ञान की जय जय है। विज्ञान के मार्फत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। इससे बड़ा विज्ञान का क्या जय जय हो सकता है। तो मैं विज्ञान की जय कर रहा हूं, विज्ञान की वजह से बात कर रहा हूं। लेकिन क्या जवान की जय है, किसान की जय है और संविधान की जय है? आज सिलसिलेवार आधे घंटे में आपके सामने रखूंगा। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं मिलती रहे, यही आपसे प्रार्थना है। मित्रों, बात जवान की शुरू हुई है तो जवान से शुरू करते हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि 1952 से लेकर के और अब तक कई युद्ध हमने लड़ा, कई युद्ध जीते, कई युद्ध में हम बराबरी की फाइट दिए। भारत से और पाकिस्तान और भारत और चीन की कई युद्ध है, 65 का, 71 का, करगिल का। उनमें से जिन जिन लोगों ने, जिन जिन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सेना ने उनको सम्मान, सेना मेडल दिया है, किसी को शौर्य चक्र दिया है। सेना का सबसे बड़ा परमवीर चक्र सम्मान होता है और कईयों को परमवीर चक्र मिला है उनके अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए। लेकिन क्या हमारी सरकारों ने और हमने उनको कुछ दिया है क्या? कभी आपने सुना है कि हम जो लोग हैं, वो आम भारतीय वासी जो नेताजी की मूर्ति बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और अपने से ज़्यादा बड़ा कद का मूर्ति बनाते जाते हैं। एक नेता 10 फीट का है तो दूसरा वाला 20 फीट का हो जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते हम दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो क्या हमने ऐसा कोई एफर्ट अपने उन जवानों के लिए, जवानों के परिवारों के लिए, जवान के और यार दोस्त मित्रों के लिए कभी किया क्या? और कुछ नहीं, अगर कोई जवान का परिवार जा रहा है तो हम रास्ते में उसको प्रणाम किएगा, नमस्कार, आपके वजह से हम सलामत है इसलिए हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। इसमें तो मेरे ख्याल से पैसा नहीं लगता। मोदी जी ने बताया था कि कोई जवान गुजर रहा हो तो कम से कम ताली बजा दीजिए, बिना पैसा का काम था, उससे वो जवान सम्मानित महसूस करेगा। क्या हम में से किसी ने, कोई जवान जा रहा है
और उनकी जीवन संगनी, जिनकी तपस्या, जिनकी कुर्बानी से वो जवान निश्चिंत होकर के हमारी सेवा करते हुए, हमको रक्षा करते हुए, हमारी आन बान की सुरक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च दे दी, उन वीरांगना के सामने हम सिर झुकाए हैं कि हे माते, उनका जो उम्र हो, अगर वो 20 साल की भी है तो अब वो सह सम्मान, सर्वोच्च सम्मान की हकदार है। ये मत देखिए कि मैं 50 वर्ष का हूँ और उसको मैं माता कहूँगा तो उसके लिए अपमान होगा, नहीं। उन्होंने अपने पति को आपके लिए खोया है, वो आपके प्राणों पर उनका अधिकार है। तो क्या हमने उनके सामने सिर झुका के माता जी, बहन जी, भाभी जी, चाची जी, किसी भी चीज़ में, किसी भी रूप में संबोधित करके कहा है कि आपको सादर नमन है? क्या वो किसी बस के टिकट लेने के लाइन में, रेलवे के टिकट के लाइन में, राशन के दुकान के लाइन में खड़ी है तो क्या हमने उनको कहा कि अरे यार आप वो हैं जिनके पति ने, जिनके पुत्र ने, जिनके भाई ने, जिनके बहन ने सर्वोच्च कुर्बानी दी, आप लाइन में हैं, आप आगे आइए, क्योंकि आप ही की वजह से हम हैं। हम में से किसी ने उनको ये कहा है क्या? अगर नहीं कहा है तो समझिए कि आप अपने हिस्से की फर्ज नहीं अदा किए हैं और इसके वजह से आप अपने आप को कोशिए, अपने आप को धिकारिए कि इतना छोटा भी काम आप नहीं कर पाए हैं। बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा तो मांग ही नहीं है। एक छोटा काम है कि आप अपने गांव में, आपको तो पता ही होगा कि आपके गांव कौन से लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। मान लो मुझे पता नहीं है दूसरे वाला गांव का, जिस गांव के लिए उसको तो पता है। तो वो जो दिनचर्या के काम में, भाई जिनके घर के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, बलिदान दी है, उनको दिनचर्या के काम हो गए ना। उनको राशन की दुकान में जाना पड़ता होगा, सब्जी लेने जाना होता होगा, राशन आधार कार्ड में नंबर एडिट कराने के लिए जाना होता होगा, बैंक में पासबुक एंट्री कराने के लिए जाना होता होगा। मतलब काम तो है ना, वो तो रूटीन का काम उन्होंने खत्म थोड़े कर दिया होगा। वो उनका पेंशन आता है, वो पेंशन लेने के लिए बैंक में जाते होंगे, पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे लोग ना। तो क्या हम में से किसी ने ये पहचान करके कहा अरे बाप रे बाप, आप आई हैं, ये तो बैंक का सौभाग्य है कि आप आ गई हैं, बैंक पवित्र हो गया, कृपया आप आइए, सबसे पहले आइए हमारे, चलो हटो हटो हटो। ये वही वीरांगना है जिनके पति ने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको सबसे आगे क्या है, आपने पहुंचाया है क्या? क्या उनकी बूढ़ी माँ सब्जी लेते जा रही है और हम में से कोई जवान आदमी देखा कि अरे यार ये तो फलाने वाले शहीद की माता जी हैं, तो क्या आपने उनके थैले से अपने हाथ में थैला लिया कि माता जी आप चलिए, मैं आपका थैला लेकर के चल रहा हूँ, मेरे हिस्से की यही जिम्मेवारी है? क्या आपने ऐसा कभी कहा? मेरे ख्याल से आपने नहीं कहा है। अगर कहा होता तो आजकल फेसबुक का ज़माना है, लोग खेत में शौच करते हुए सेल्फी लेकर के डाल रहे हैं। इतनी बड़ी बात का तो ज़रूर कोई ना कोई किया होता, ज़रूर कोई ना कोई डाला होता। मैंने नहीं देखा कि किसी सेल्फी के ज़माने में कोई आदमी ने ऐसी सेल्फी लिया हो कि वो किसी बलिदान देने वाले परिवार के आदमी का काम को अपने हाथ में ले लिया हो कि आप इस काम को मुझे करने दीजिए, क्योंकि आपके बेटे ने हमको सुरक्षित किया है, हमको स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया है। मेरे ख्याल से नहीं किया। अब आते हैं नेताओं पर। हम कारगिल की याद करें, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 21वां आज शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है या विजय दिवस है। जिनके घर के लोगों ने शहादत दिया उनके लिए शहादत दिवस है, जिनका बलिदान हो गया बलिदान दिवस है। भारत के लिए विजय है तो विजय दिवस है। अपने अपने व्यक्ति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है भाई। जिसका पति का बलिदान हुआ है उसके लिए तो आज बलिदान दिवस है, जिसने कुर्बानी दी उसके लिए कुर्बान दिवस है। भारत संपूर्ण के लिए विजय दिवस है। तो क्या उस दिन, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, वो तो इलाके के नेता, छोटे से बड़े नेता तक गए थे, उसके बाद आज तक क्या उनके परिवार में कोई और जनप्रतिनिधि उनको मिलने गया है कि जी वो आज 21 साल हो गया है, आपके पति को शहादत दी, आपके बेटे को शहादत दी, आपके पिता को शहादत दी? क्योंकि अब तो उसका बच्चा भी जवान हो गया होगा ना। जिन लोगों का परिवार शहीद हुआ है उनका अगर उस वक्त कोई साल, 1.5 साल, 6 महीना का बच्चा होगा। कई लोगों के तो शहादत के 2-3 महीना बाद बच्चे जन्म हैं। कई लोगों को तो पता चला कि अभी जन्म लेने वाला है। हमारे घर में नौनिहाल फ़ोन पर बात हुआ था कि अब आप बाप बनने वाले हैं। अरे बड़ी खुशी की बात है। अब अगले 1.5 महीने में मेरी छुट्टी होने वाली है, तब तक आ जाएंगे क्या? नहीं, अभी इतने जल्दी तो नहीं लग रहा है, अभी 2.5-3 महीना लगेगा। अच्छा चलो, बड़ी खुशी की बात है, 2.5-3 महीना बाद भी एक बार देख लेंगे। और वो देख नहीं पाए। वो लड़का तो आज 21 वर्ष का जवान हो गया होगा। तो क्या आप में से किसी ने उस लड़के को सम्मान दिया, प्रणाम किया कि भाई आपके पिताजी ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, हम आपको ये अपने तरफ से हमारे बस में ये हम यही दे रहे हैं? क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया।
हमारे जनप्रतिनिधित्व को छोड़ दीजिए, वो तो चुनाव के लिए है, वो तो, लेकिन हम भी कौन सा किए? हमने भी तो कुछ नहीं किया। मित्रों, आपको भी करना चाहिए, तभी जाकर के इस देश के जवानों को अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देने में झिझक नहीं होगी, कि उनको लगेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारी फौज की पेंशन तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ये कुछ है नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे देशवासियों का हमारे प्रति सम्मान। जब वो देखेगा, जो फौज में आदमी है वो उसके गांव के दूसरे फौजी के बलिदान के परिवार का रिस्पेक्ट वो देखेगा, तो कहेगा कि यार आज मैं पैदल ही जाकर के पाकिस्तान पर वार कर देता हूं, क्योंकि हमारे पीछे तो इतने लोग हैं जो हमारे परिवार को सम्मान देते हैं। मैं एक रहूं ना रहूं, मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ता रहता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फलाने के घर में उनके बेटे ने कारगिल में अपनी कुर्बानी दी थी। हमारे इलाके के एमपी हर 2-3-4 महीने पर आते रहते हैं, बीच में फ़ोन करके पूछते रहते हैं। हमारे गांव का जो भाई भतीजा चाचा ताऊ है, उनके माताजी को मिलता है तो पाँव छूता है, कहता है कि आप ही वो पवित्र माताजी हैं जिन्होंने उस पीर को जन्म दिया है, आप ही वो पत्नी है जिन्होंने अपनी कुर्बानी से उस महानता को दिया है, आप ही वो बेटा हो जिसके पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है, आपको नमन है, आपको नमन है। कोई हमारे स्तर पर काम हो तो बताओ, क्या हमारे नेताजी हमने कभी किया है? मेरे ख्याल से नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो आपको सोचना चाहिए। हमारे जवान पैसे के लिए अपनी जान नहीं देते, हमारे जवान आपके लिए जान देते हैं कि आप सुरक्षित रहें। तो आपने ऐसा किया है, आपको करना चाहिए था। आप समझ देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जहाँ कोई बलिदानी परिवार का आदमी मिलता हो, किसी में बस में खड़ा हो, आप खड़ा हो जाए, बोले बैठो जी, आप बैंक के लाइन में पासबुक एंट्री में है तो आप जैसे पहचाने बोले आप आगे सामने आओ जी, आप पहले आओ, क्योंकि आपके परिवार ने बलिदान दिया है। राशन दुकान से वो राशन लेकर के उसकी पत्नी, उसकी माता, उसका पिता जा रहा है, तो क्या आपने अपने हाथों में ले लिया उस थैले को? आप लीजिए, ताकि वो परिवार सम्मानित महसूस करे। और अगर ऐसा करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे जवानों ने जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों को ध्वस्त किया था ना, वो हौसले से किया था। विश्वास करिए कि अगर कल को हमारी युद्ध चीन से, पाकिस्तान से ठंड जाती है तो हमारे जवानों की हौसला ऊंची आसमान पर होगा और वो अपनी हौसले के बल पर पाकिस्तान को परास्त करेगा। हथियार उसके पास ना भी होगा तब भी उसकी हौसला उसके पास रहेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बलिदानी परिवारों के बलिदान को सम्मान कीजिए, आप भी कीजिए, सरकार करे, आप करिए, उसका फौज करे तो करे, आप भी हर दिन मिलते हैं तो कम से कम प्रणाम तो जरूर कीजिए। मैं उन सारे रणबांकुरों सिपाहियों जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, एक बार पुनः उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ, सिर झुका करके उनकी वंदना करता हूँ। जय जवान, अमर है जवान। अब आते हैं किसान पर। मित्रों, जिस तरह से जवान की हालत खराब है, उसी तरह से हमारा किसान की हालत तो उससे भी ज़्यादा खराब है। अभी देश के बहुभाग में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखा है। एक तो कोरोना के वजह से हमारे किसानों की खड़ी फसल खेत में ही रह गई, चूँकि मार्केट में बिका नहीं तो उनकी फसलें सड़ गई, वो वैसे ही कर्जे में डूबे हुए थे। उसके बाद बाढ़ और बारिश ने उनको और बदहाल कर दिया। हमारी सरकारों को अगर कहीं वोट नहीं होता है तो वो उस पर चर्चा नहीं करती हैं, और चर्चा भी करते हैं तो सिर्फ फोटोशॉप और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। बाद में उनके जीवन यापन के विषय में कोई नहीं सोचता। एक बार किसानों के लिए किसान फसल बीमा योजना चला था, अब उससे बड़ा घोटाला दुनिया में कोई भी नहीं हुआ। भारत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। किसान का उससे ज़्यादा बदहाली, उस इंश्योरेंस से ज़्यादा बदहाली किसी चीज़ में नहीं हुआ है। तो क्या किसान के लिए हम कुछ सोच रहे हैं? हमारी सरकारें कुछ सोच रही हैं? मुझे एक महाराष्ट्र से चंद्रकला जी देख रही हैं, मुंबई में रहती हैं, महाराष्ट्र की राजधानी में। चंद्रकला जी को नमस्कार। आप लोग गायिका हैं और अपने स्वर से फौजी के लिए भी कार्यक्रम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पति फौज में थे। मतलब ये नौसेना की नज़दीक से जानती, क्योंकि इनके पति नौसेना में थे। तो एक तो मैं चंद्रकला जी को ही सादर प्रणाम बोलता हूँ, क्योंकि चंद्रकला जी का परिवार, चंद्रकला जी के पति फौज में थे, तो वो फौज को, पूरे फौज की तरफ से मैं चंद्रकला जी को सादर प्रणाम करता हूँ। अभी मुझे ध्यान आया कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ और चंद्रकला जी मेरे को, असल में मुझे दूर से दिखाने, अभी ध्यान से देखा हुई तो चंद्रकला जी है। तो चंद्रकला जी का यही सम्मान नहीं है कि वो बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हैं, कई फिल्मों में गीत गाई हैं। आपका फौज से सीधा रिश्ता रहा है, और आज शहादत दिवस पर मैं चंद्रकला जी के माध्यम से उन तमाम फौज के पत्नियों को, फौजी माताओं बहनों को एक बार पुनः सादर प्रणाम बोलता हूँ। तो मित्रों, महाराष्ट्र की बात चल रही थी जिसमें चंद्रकला जी का रेफरेंस आया। महाराष्ट्र में कुछ किसानों ने एक बात किया है, वो डायरेक्ट सेल के एक बनाए ऑनलाइन से,
उन्होंने ऑनलाइन अपना नंबर दिया कि भाई आपको कुछ चाहिए तो हमको बताइए, और वो पैकेजिंग खुद ही किया, वो किसान लोग ही पैकेज किए, भाई आप फ़ोन पर क्या चाहिए, 2 किलो टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, फलाना चाहिए, तो वो सीधे किसान के खेत में से वो एक कार्बोरेट बॉक्स में बनाए और बाई कुरियर उनको पहुंचा दिए। कई लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा सस्ता पड़ रहा है और शुद्ध पड़ रहा है क्योंकि सीधा खेत से आ रहा है। इस स्थिति को कुछ लोगों ने किया, लेकिन ये बहुत 1% है। फिर भी हमारे देश भर के किसानों की दशा तो सब बहुत चिंतनीय है, बहुत सोचने वाली है। सरकारों से मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि सरकार वोट बैंक नहीं होगी तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन रिपुंजय पाठक जैसे नौजवान जो इसको देख रहे हैं, जो इशू करते हैं, जो मुद्दे को उठाते रहते हैं, पाठक जी लोगों को चाहिए कि वो किसानों की समस्याओं के उसको जाए, उसको मिले। जैसे महाराष्ट्र में रिपुंजय पाठक जैसे नौजवान जाकर उनको मिले, भाई आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने टीवी में देखा कि आपकी खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, कोई खरीदार नहीं है क्योंकि शॉपिंग सारे मार्केट बंद है। तो किसानों ने कहा कि क्या करें, हम तो आत्महत्या करने को सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आत्महत्या ना करिए, आप अपनी फसल को रखिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने टेलीफोन करके 8, 5, 10, 20 लोगों को बोला। उसके बाद अपना फ़ोन को सोशल मीडिया पर शेयर किया कि आपको अगर शुद्ध खेत की सब्जी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। कई लोगों ने संपर्क किया, क्योंकि लॉकडाउन में तो सबके सब परेशान है सब्जी उब्जी के लिए। तो उन लोगों को संपर्क हुआ, और 2-4 लोगों के संपर्क से हुआ क्या कि वो किसानों से बोले कि भाई आप अपना 2 किलो टमाटर दे दीजिए, 4 किलो आलू दे दीजिए। वो पैकेट पहले तो पॉलीथीन से शुरुआत हुआ, 4-4, 5-5 किलो की पॉलीथीन में वो डाल करके घर घर पहुंचाने लगे अपने साइकिल से, मोटरसाइकिल से। लेकिन अब पता चला कि अब उनका बिजनेस इतना बढ़ गया, वो गाड़ियों से दे रहे हैं। मैं समाचार में देख रहा था। ये है सीधा नौजवानों का काम। इन्होंने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ उसमें करेगी, कोई अफसर आकर के कुछ करेगा, कोई जवान किसान करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही है करने वाले, हम ही तो सरकार है, हम ही तो अफसर है, हम ही तो सब, हमको किसी की क्या जरूरत है। अब उन किसानों की नाक की जगह हाथ तो मिला, जहाँ उनकी फसल सड़ रही थी, वो बर्बाद हो रहे थे, उनको कुछ तो मिला। और महाराष्ट्र के जिस शहर में वो सप्लाई हुई है, उनको शुद्ध फल और शुद्ध सब्जी खाने को मिला। इस तरह की पूरे देश में हम नौजवानों से आह्वान करते हैं कि एक आपके लिए व्यवसाय भी है। आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए, आपका दिमाग शॉक हो रहा है, आप एकदम लॉक्ड है, क्या करें। आपके पास मोबाइल है, क्योंकि रिलायंस की कृपा सबके पास 1 GB का नेट है। सबके सब अपना इंटरनेट पर फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं। एक शोध से पता चला है कि अभी लॉकडाउन में कुछ गैर जरूरी चीज़ें जो अमूमन लोग कभी कभी रात में देखा करते थे, अब वो दिन में भी लोग देख रहे हैं। आप इन फालतू के साइटों पर जा करके अपनी डाटा बर्बाद करने से बढ़िया है आलू सब्जी और इन सब चीज़ों पर बर्बाद समय देंगे तो कुछ कमाई आपका होगा और उन किसानों का भी भला होगा जिनका फसल उनके खरीदार ना मिलने की वजह से सड़ रहा है और वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेशन पे मजबूर हो रहे हैं। दोनों लोग करिएगा तो आपका फ्रस्ट्रेशन दूर होगा, आपका मनोरंजन होगा, आपका आमदनी का स्रोत बनेगा और एक शुद्ध और ईमानदारी का बिजनेस बनेगा आपके पास, और उस किसान को भी राहत मिलेगी जो जान देने पर मजबूर है। मित्रों, बाढ़, मुझे लग रहा है कि बाढ़ प्रायोजित होने जा रहा है, क्योंकि बाढ़ से घोटाले का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। क्योंकि बाढ़ से कई लोगों को बाढ़ राहत कोष के नाम पर कुछ कुछ करने का मिले, जिस तरह से ये कोरोना में हो रहा है। कोरोना में रोज रोज लॉकडाउन, ये वो कंटेनमेंट जोन फलाना जो निकल गया। मेरा एक सीधा मांग है कि अगर बाढ़ पीड़ितों के बैंक में सीधा बैंक ट्रांसफर से पैसा जाने लगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार से बाढ़ की प्रकोप कुछ कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोरोना पेशेंट को सीधा पैसा जाने लगा, प्लाज्मा वगैरह खरीदने का पैसा सीधे कोरोना मरीज को जाएगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ कोरोना का मरीज स्वतः कम हो जाएंगे। कुछ जो जनरेटेड मरीज है ना, क्योंकि पता चला कि 1 लाख का मरीज हो गया है तो उसके हिसाब से एड आएगा, तो उन एड के वजह से कुछ संख्या बढ़ रही है, कुछ घटाई जा रही है। उस वजह से अगर सीधे उसके खाते में जाए तो एक्चुअल मरीजों का पता भी चलेगा कि असल में मरीज कौन है। और उसी तरह से अगर सीधे किसान के खाते में चला जाए पैसा, प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से कि भाई हमने सैटेलाइट इमेज देखा, इस गांव में बाढ़ आया है, आपका वहां पर जो चकबंदी ऑफिस है उसमें किस किसान का कितना खेत है उसको पता है, और सीधे उसका बैंक नंबर, आजकल जनधन खाते की वजह से करीब करीब सबके पास बैंक खाता है, आप उनको पैसा भेज दीजिए। जनधन खाता में 50,000 तक आता है और मुझे नहीं लग रहा है कि आप 50,000 भेज देंगे, आप 500 भेज दो, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप भेजिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किसान समृद्धि धन भेजने का प्रचलन किया था, अभी पता नहीं वो चल रहा है कि बंद हो गया, क्योंकि टीवी में तो आता रहता है, भी आजकल चर्चा नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया। तो इस तरह की कुछ योजना हो
और मैं नौजवानों से मांग करता हूं कि वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं अपने गांव के बदहाली का भी कुछ वीडियो पोस्ट किया करें और मुख्यमंत्री, सीएम, डीएम, पीएम को टैग किया करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को पता चले। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हवाई संरक्षण करते हैं, जमीन को हम दिखते नहीं है कि कौन सा जमीन कहता, उनको तो हवाई जहाज में आना है और साथ में कैमरामैन लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई संरक्षण किया, बस उनका रोल खत्म हो गया और आपका भी खत्म हो गया। नहीं, आप अंत तक, जब तक उसको फायदा न मिल जाता है तब तक आप इसको लगे रहें, तभी जाकर के किसान समृद्ध होगा और आप समृद्ध होंगे और हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा। तभी मैं बढ़िया से बोल पाऊंगा, क्योंकि बिन भजन न हो ही गोपाला, बिना भोजन का भजन नहीं हो सकता। भोजन प्राथमिक है, भोजन जरूरी है और भोजन ही जरूरी है। और अगर भोजन का मुख्य स्रोत हमारा किसान है, अगर हमारा किसान समृद्ध नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप समृद्ध नहीं है। मित्रों, मैं अपने किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को एक बार पुनः श्री चरण में उनका सादर प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम के लायक है, अन्नदाता है, आप पूजा के लायक है। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सरकार की बुद्धि हो, सरकार को सद्बुद्धि हो कि आपके हितों की रक्षा करे, आपको हितों की चिंता करे। आपको सादर प्रणाम। अब आज का सबसे गंभीर विषय है जय संविधान। मित्रों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन के तहत पूरे देश भर में आज एक मूवमेंट चलाया है। मुझे बड़ी हंसी भी हुई और खुशी भी हुई। हंसी इस बात की हुई कि कुछ ऐसे लोग भी उस मूवमेंट के हिस्सा थे जिनको गांव के लोग ने, वो स्वयं भी नहीं जानते कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्होंने आज उस हैशटैग के तहत किया और ये बहुत बढ़िया स्लोगन रहा। सबसे पहले तो मैं कांग्रेसियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता कि वो किसी मुद्दे पर ही तो हुए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा देश का सबसे पुराना पार्टी किसी एक मुद्दे पर एक तो हुआ। नहीं तो वहाँ तो ये होता था कि सोनिया गांधी क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी क्या कहेंगे, राहुल गांधी क्या कहेंगे, इसी बात में वो सारा टसल चलता रहता है और कांग्रेस बर्बाद होती है। लेकिन ये पता नहीं किसके कहने से हुआ, लेकिन आज सारे कांग्रेसजनों ने एक हैशटैग के तहत एक निश्चित समय के तहत फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है जिसमें संविधान खतरे में की बात कर रहा है। हालांकि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि तब नहीं हुआ था जब राजस्थान के जिसकी बात अभी चल रही है, वहाँ लोकतंत्र खतरे में हो गया है, वहाँ संविधान परेशान में हो रहा है, जहाँ के राज्यपाल को आप एजेंट घोषित कर रहे हैं, तो लोकतंत्र तो उस दिन भी खतरे में पड़ गया था ना जब आप बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायकों को एकाएक अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिए। अब आप खरीद के लिए, प्रलोभन से लिए, लालच मिले, परिवर्तन हो गए, ये तो आप जाने। लेकिन लोकतंत्र तो तब भी खतरे में था ना मेरे भाई, जब आप पूरे के पूरे विधायक को ही खरीद लिए, अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिए, उनको पाला बदलने पर मजबूर कर दिया, तब था। तब आपने किया तो सही है और आज सचिन पायलट कर रहे हैं तो गलत है। ये दो तरह की सोच कैसे हो गई मेरे भाई? आपने लोकतंत्र खतरे का स्लोगन लगाया, बहुत बढ़िया बात है, लोकतंत्र को खतरे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जब आप दूसरे को उंगली उठा रहे हैं ऐसे, तो ये देखिए ये सारा इधर एक ही इधर है, तो आप तीन लगे। हाँ, चूंकि समाचार चैनल वाले तो जनता का प्रश्न ही नहीं पूछते, उनको जनता के प्रश्न से मतलब नहीं होता, वो तो फुटेज और सनसनी खोजते हैं। जैसे अशोक गहलोत टीवी में कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, उसी वक्त पूछ देने चाहिए भाई वो जो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को मिला लिया, उस वक्त लोकतंत्र का क्या पोजीशन था। अशोक गहलोत को बताने पर मजबूर होना पड़ता, लेकिन नहीं पूछा। खैर, आप संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का आप नारा लगा रहे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र खतरे की आप सही और सटीक विवरण अपने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि अगर देशवासियों को आपने बताना होगा कि भाई लोकतंत्र किस बात में खतरे में है, कोरोना के विरुद्ध युद्ध स्तर पर कोई काम करने में राज्यपाल अड़ंगा डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, केंद्र सरकार मदद देने में कतरा रहा है, क्या है आपको विधानसभा आहूत करने की इसलिए जल्दी है कि वहाँ पर कोरोना महामारी का कोई नया बिल पास करना है? क्योंकि विधानसभा का सत्र तो बिल पास करने के लिए होता है, सरकार चलाने के लिए तो सरकार का सचिवालय होता है, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट। तो मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में अशोक गहलोत को जाने के लिए कलराज मिश्रा रोक रहे हैं क्या? ये तो बताना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के राज्यपालों के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने कह दिया था। अब बताइए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को क्या परेशानी है? इस केस में पश्चिम बंगाल में जो कि ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल का बिल्कुल साफ संबंध
है, लेकिन वहाँ पर भी तो कोई ममता बनर्जी के कई लोगों ने राज्यपाल के ऑफिस में प्रदर्शन करने की तो दुस्साहस नहीं किया। हाँ, वो राज्यपाल को गेट पर रोक दिए, बोले कि भाई आप कुलाधिपति हैं, वो नहीं जाएंगे। वो उतना तक कर दिए, उनके घर में प्रदर्शन करने का तो नहीं कहा। ममता बनर्जी ने भी ये नहीं कहा कि भाई राज्यपाल महोदय के घर का घेराव हो जाएगा तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ममता बनर्जी तो ये नहीं कहा। मेरे अशोक गहलोत जैसा पुराना है आदमी जब ये कह रहा है कि राज्यपाल, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जब राजस्थान की जनता राजभवन की घेरावा कर देगी तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा संविधान खतरे में तो नहीं हो सकता जिसका संविधान का शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के प्रथम नागरिक की सुरक्षा नहीं कर पाता। एक अदना आदमी का, एक छोटे से उस घर का सुरक्षा नहीं कर पाता तो पूरे राजस्थान की क्या सुरक्षा करेगा। आपको तो उसी एक बात के बाद रिजाइन कर देना चाहिए था कि जी मेरे मुंह से बिल्कुल सच निकल गया है, मैं राज्यपाल को सुरक्षा नहीं दे सकता तो फिर पूरे जनता की सुरक्षा देने की बात मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ और कोरोना के विरुद्ध युद्ध में जा रहा हूँ देश को जागृत करने के लिए। अशोक गहलोत उस वक्त लोकतंत्र खतरे में नहीं था, संविधान तब खतरे में नहीं था। संविधान खतरा दोनों तरफ से है। मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई, संविधान तब भी खतरे में था, लोकतंत्र तब भी खतरे में था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का आलू टमाटर की तरह से बिकने पर लोकतंत्र का भी इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अशोक गहलोत आपको ये बतानी पड़ेगी कि वो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने राजस्थान के राजभवन में नहीं, राजस्थान के विधानसभा में भेजा है अपनी बात रखने के लिए, उनको चुना है अपनी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए, आपको उन सबको आप होटल में बंधक बना कर रखे होंगे। वो होटल में बैठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और सिनेमा देख करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या आपको वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं लग रहा है? अब इससे ज़्यादा लोकतंत्र खतरे में कब होगा जब लोकतंत्र के माध्यम से चुना हुआ जनप्रतिनिधि कैद है होटल में। सोने के पिंजरे में भी अगर तोता बंद रहता है ना तो वो घुटन महसूस करता है। हीरे की दाना रखा होगा ना तो खा नहीं सकता। चांदी के कटोरी में हीरे की दाना और हीरे जवाहरात रख दिया जाए और सोने के पिंजरे में तोता को रख दिया जाए ना, तब भी तोता घुटन महसूस करेगा, वो फ्री महसूस नहीं कर सकता। आपका वही हाल, आप बेशक 5 स्टार होटल में शानदार भोजनों की फोटो आ रही है, वो शानदार जीवन जी रहे हैं। कई लोगों ने तो उतनी शानदार जीवन की कल्पना भी नहीं की थी, उसके पहले ऐसा शानदार जीवन का अनुभव भी नहीं किया होगा। वो शानदार जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप उनकी आत्मा से पूछेगा कि क्या वो स्वतंत्र है? जो आदमी अपने बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकता, जो आदमी अपने क्षेत्र की जनता से मिल नहीं सकता, जो अपने मर्जी से होटल से बाहर निकल नहीं सकता, बाहर मेन गेट पर राजस्थान फोर्स के जवान खड़े हुए हैं, वहाँ ऐसा कौन सा बात भी राजस्थान फोर्स का जवान वहाँ पकड़ा है? वहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है। होटल के बाहर में होटल का सुरक्षा कर्मी, कितने राजस्थान के होटलों में राजस्थान पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और कहीं नहीं खड़े हुए हैं तो उस होटल के बाहर क्यों खड़े हैं? इसीलिए ना कोई यहाँ से विधायक भाग न जाए या कोई विधायक का परिवार वाले लोग अंदर मिल न जाए। लोकतंत्र इससे भी बड़ा लोकतंत्र कभी खतरे में हो सकता है। तो आपने जो हैशटैग चलाया है आज, जो दिन भर में बोला, क्या इसी विषय में बोला था कि भाई लोकतंत्र बहुत खतरे में, आप सब लोग आवाज उठाइए क्योंकि हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 5 स्टार होटल में कैद कर रखा है। आप इस बात के लिए करते, आपने स्पष्ट नहीं किया यार, कृपया आप स्पष्ट करिए कि आपका लोकतंत्र कहाँ खतरे में था। क्या लोकतंत्र इस बात का खतरा था कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, हमने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 5 स्टार होटल में कैद कर दिया है, या आप ये बताना चाहते थे कि भाई लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीते हुए सारे विधेयकों को हमने कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित कर लिया है? आप उस बात को कहना चाहते थे या ये कहना चाहते थे कि भाई लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि हमने अपने गवर्नर को कहा है कि भाई आपकी सुरक्षा में नहीं कर सकता है, आपकी इच्छा भगवान करे, आप राम राम भजिए, जय श्री राम जय श्याम करिए, आपको सुरक्षा भगवान राम करेंगे। आप उस बात का लोकतंत्र खतरे में बता रहे थे। अशोक गहलोत साहब को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आधा अधूरा वीडियो नहीं होता, वो आधा अधूरा ज्ञान से लोगों को पता नहीं चलेगा कि लोकतंत्र कहाँ खतरा में है। और अगर ये कहना चाहते हैं कि सचिन पायलट आपके पार्टी से बिदक गए, आपका पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसमें लोकतंत्र कहाँ खतरे में होगी? तो लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, उनको 1901 के अंतर्गत आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करने के लिए। आप वो बधुआ मजदूर हैं क्या? अशोक गहलोत जी, आपको बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र कहाँ खतरा में है। सचिन पायलट के विद्रोह में लोकतंत्र खतरा में का, ये तो लोकतांत्रिक तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आपसे उनका बात नहीं मर रहा है तो आपसे अलग जा रहे हैं। ये तो विशुद्ध रूप से लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो खतरा में तब होता है जब सचिन पायलट की बात नहीं मानी जाती, उसके बाद भी उनको दबा करके पार्टी में रखा जाता है और वो घुटन महसूस करके आपकी पार्टी में रहते, तब होता कि भाई लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि अशोक गहलोत के डर से, घुटन से, दबाव से सचिन पायलट काम बिल्कुल ना कर रहे हैं, फिर भी पार्टी में बने रह रहे हैं। लोकतंत्र को तब खतरा में माना जाता है ना गहलोत साहब।
आपको ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश को लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है कि वीडियो तो लगा दिया, लेकिन हम जैसे लोग पूरे लोगों की वीडियो देखें। बहुत हमारे कई मतलब सैकड़ों मेरे दोस्त मित्र हैं जो मेरे फेसबुक पर भी हैं, मेरे निजी संबंध में कई लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा अपना वीडियो। कई लोगों को मैं फेसबुक पर, चूंकि मेरे मित्र हैं तो फेसबुक पर उनका वीडियो आया, मतलब 100-150 लोगों का तो वीडियो मैं देखा। उस 100-150 के वीडियो में मेरे को कहीं ये बात नहीं मिला कि कोई कह रहा हो कि भाई लोकतंत्र खतरे में है इसलिए कि हमने बहुजन समाज पार्टी के सारे चुने हुए विधायकों को अपने पार्टी में सम्मिलित कर लिया है। लोकतंत्र खतरे में क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हमने 5 स्टार होटल में कैद कर दिया है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि मैं अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को निकम्मा कह दिया हूँ। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि मैं मानता हूँ कि ये निकम्मा था, बेकाम का था, किसी काम का नहीं था, लेकिन हमने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया था। अब संविधान का इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या कि जब आपको पता था कि ये आदमी नालायक है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, और आप उप मुख्यमंत्री मतलब राज्य के दूसरे पर सबसे बड़े प्रशासनिक पोस्ट पर आपने उसको बैठा दिया। संविधान और लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब आप ही के समय, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सचिन पायलट काबिल है कि नाकाबिल है। आप कह रहे हैं, आप अनुभवी आदमी है, सचिन पायलट के जितनी पूरी उम्र है उससे ज्यादा आपका संसदीय ज्ञान है, तो आप उस महान ज्ञान के अनुभव के आधार पर अगर कह रहे हैं कि सचिन पायलट बिल्कुल निकम्मा और नकारा आदमी था, तो अगर वो नकारा आदमी था तो आप तब संविधान और लोकतंत्र खतरे में नहीं है जब एकदम नकारे हुए आदमी का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। लोकतंत्र और संविधान तब खतरे में नहीं है जबकि आप एकदम नालायक आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो अध्यक्ष, उस वक्त लोकतंत्र खतरे में नहीं है। गहलोत साहब और कांग्रेसजनों को ये बात बतानी पड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय पर नहीं कह सकती कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, ना कांग्रेस पार्टी कह सकती है, ना देश का कोई भी राजनीतिक पार्टी आज ही नहीं कह सकता कि हमारा संविधान सुरक्षित, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकतंत्र का खतरा हमारे राजनीतिक दलों की वजह से ही है। मैं, राकेश परमार, आप जो लोग इंडिविजुअल लोग हैं, एक आदमी भी लोकतंत्र पर कुठारघात नहीं किया। सबने लोकतंत्र का सम्मान किया, सबने लोकतांत्रिक और संविधान के दायरे में काम किया, क्योंकि हमारा तो जहां लाल बत्ती के लाल निशान से गाड़ी आगे बढ़ी ट्रैफिक वाला चलान कर देगा, लेकिन आप तो संविधान को तोड़ के मरोड़ के गवर्नर के ऑफिस में प्रदर्शन करके, धरना करके, बिना टाइम गवर्नर से मिले का टाइम लेकर के चले जाते हैं। वही पुलिस आपके लिए गेट खोलती है, कहाँ चलान कर देते हैं आपको। यहाँ पर हमारा मोबाइल चोरी, अगर मैं किसी का मोबाइल चोरी करके अपने जेब में रख लूँ, अभी पुलिस मेरे को जेल में डाल देगी। आपने तो एक पार्टी के पूरा का पूरा विधायक ही अपने अंटी में डाल दिया मेरे भाई, और वही पुलिस आपको सल्यूट मार रही है। तो लोकतंत्र का खतरा हमारे से नहीं है, लोक का खतरा लोकतंत्र के सिपाही जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो लोकतंत्र की झंडा लेकर के बुलंद करने की बात करते हैं, उनसे है। तो आप लोकतंत्र की रक्षा करें, लोकतंत्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि कहने में थोड़ा अश्लील लग रहा है, अगर आप छोड़ दियो, नहीं कहूँगा, नहीं तो मेरी पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। मित्रों, संविधान और लोकतंत्र आम आदमी से खतरे में नहीं है, वो उन्हीं से है जिनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी दी गई है। संविधान उन्हीं से खतरे में है। खैर, ना तो मेरा जवान परेशान हो, ना किसान परेशान हो, ना मेरा संविधान परेशान हो। सबके सब स्वतंत्र रूप से विचरण करें और अपने 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 अस्तित्व को बनाए रखें, अपने अपनी इज्जत को बनाए रखें, अपने अपने साख को बनाए रखें। इन्हीं दुआओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं, राकेश परमार, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आगामी 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होगा। तब तक राम नाम की धुनी रमाते हैं, 5 बार जय श्री राम कहते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री रामचंद्र की जय।